हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय समाज के प्रश्न पत्र में वर्ग व्यवस्था की। अभी तक हम जान चुके हैं कि भारतीय समाज में जाति जो है एक प्रमुख व्यवस्था के रूप में पाई जाती है, एक प्रमुख आधार रखती है। उसी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है वर्ग। वर्तमान भारत में जाति और वर्ग दोनों ही सामाजिक संस्करण के मुख्य आधार हैं। और अगर हम प्राचीन भारत में देखते हैं तो वर्ण और जाति जो हैं वो प्रमुख आधारों के रूप में थे। अब जबकि औद्योगिकरण, मशीनीकरण, नगरीकरण और अनेक अनेक जो प्रभाव हैं वो भारतीय व्यवस्था पर पड़े हैं, तो एक नई व्यवस्था जिसको हम वर्ग व्यवस्था की बात कहते हैं वह हमें दिखाई देती है। जाति का महत्व हम देखते हैं कि बदल गया है, कुछ कम हो गया है और लोग वर्ग के महत्व को समझने लगे हैं। अगर हम यह देखें कि विश्व का कोई भी समाज ऐसा है जिसमें वर्ग नहीं पाए जाते, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक समाज के अंदर वर्गों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी तो है ही, लेकिन अधिक स्पष्ट और आधारभूत रूप से वह एक वर्ग प्राणी है। आदिकाल से अनेक आधारों पर वर्गों का निर्माण होता रहा है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। अगर हम यह देखें कि वर्ग के अर्थ की तरफ जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यह एक खुला समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित नहीं है। जैसा हमने जाति में देखा था कि जन्म से हमें वह प्राप्त हो जाती है, लेकिन वर्ग में नहीं। समान आर्थिक स्थिति वाले लोग मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं जिनकी सामाजिक स्थिति एक समान होती है। वर्गों के निर्माण के आधार की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आयु, लिंग, शिक्षा, आय, व्यवसाय, धर्म इत्यादि आधारों पर वर्गों का निर्माण होता है। और जब समाज विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाता है तो ऐसा प्रत्येक समूह सामाजिक वर्ग कहलाता है। यानी कि जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है। इस बात पर हम मतभेद देखते हैं समाज वैज्ञानिकों के कि क्या वर्गों का जो आधार है वो केवल आर्थिक है या सामाजिक सांस्कृतिक भी है। तो इस प्रकार से हमें यह दिखाई देता है कि आर्थिक आधार तो इसका एक प्रमुख आधार है ही, लेकिन सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का एक विशेष श्रेणी, एक विशेष समूह जो है उसको भी माना जाता है। जब हम इसकी विशेषताओं की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी विशेषताओं में हमें समान परिस्थिति के लोग, एक समान वर्ग चेतना वाले लोग जो हैं वो दिखाई देते हैं, जिनमें कि सीमित सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। और हम यह जान चुके हैं कि यह एक खुली व्यवस्था है जो कि जाति व्यवस्था की तरह से कठोर और बंद नहीं है। व्यक्ति अपने परिश्रम, योग्यता के द्वारा एक से दूसरे वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, जहां जन्म का नहीं बल्कि आपकी योग्यता का अधिक महत्व होता है। इसलिए वर्गों को कम स्थिर माना जाता है, यानी आप उनकी स्थिरता जाति की तरह से नहीं मान सकते। और जितने भी समूह समाज में हम देखते हैं उनमें उतार चढ़ाव की स्थिति पाई जाती है कि व्यक्ति अपने वर्ग को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग की अपनी एक सामान्य जीवन शैली होती है। यदि हम उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग की बात करें तो उसमें रहने वाले लोगों की जीवन शैली जो है वो हमें एक समान दिखाई देती है। अब हम यह भी देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग के अंदर उपवर्ग भी पाए जाते हैं और वहाँ पर लोगों का जो रहन सहन है, सामान्य जीवन है, वो उसी प्रकार का होता है। चूँकि यह एक खुली व्यवस्था है तो इसलिए पूर्णतः अर्जित की गई व्यवस्था है जो आपको जन्म के साथ नहीं मिली है। आप अपने गुणों, शिक्षा और धन में वृद्धि करके एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी उच्च वर्ग में शामिल हो सकता है। वर्गों की अनिवार्यता जो है वह प्रत्येक समाज में पाई जाती है और हम यह भी देखते हैं कि व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नताओं के आधार पर समाज में स्वतः ही वर्गों का निर्माण होता चला जाता है।
और एक विशेषता से संबंधित समूह के जो लोग हैं वो एक वर्ग का निर्माण करने लगते हैं। प्रश्न हमारे सामने यह आता है, जो हम बात कर रहे हैं कि क्या वर्गों का आधार केवल आर्थिक ही है? तो कुछ समाजशास्त्री इसे आर्थिक आधार पर समझाते हैं, जिनमें हम कार्ल मार्क्स का नाम प्रमुखता से लेते हैं। वे कहते हैं कि उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन के साधन दोनों पर जिसका स्वामित्व होगा, जो उसका मालिक होगा, वही जो है उस वर्ग का निर्माण करेगा। तो इस आधार पर वो आर्थिक जो स्थिति है उसको बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि हम पूंजीपति वर्ग, जिसके पास की सारा का सारा स्वामित्व है, उसको समाज में देखते हैं। दूसरा वर्ग श्रमिक वर्ग, जो अपना श्रम बेचकर जीवन यापन करता है, उसको समाज में देखते हैं। लेकिन मार्क्स ने तीसरे प्रकार किसानों के वर्ग का भी उल्लेख किया है, और साथ ही साथ उनकी एक प्रमुख अवधारणा क्लास स्ट्रगल, जिसकी वो वर्गों के संघर्ष की चर्चा हर समय हर काल में करते हैं कि प्रत्येक युग में जितने भी वर्ग पाए गए उनमें संघर्ष चलता रहता है। अब हम जब मार्क्स की बात करते हैं, आर्थिक आधारों पर चर्चा कर लेते हैं, तो हमें यह भी देखना होता है कि वर्गों का निर्माण सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों पर भी होता है। जैसे बिसेंज कहते हैं कि व्यक्ति कहाँ रहता है, उसका मकान कहाँ बना हुआ है, रेजिडेंस उसका जो है, उसका पड़ोस कैसा है, उसकी आय के स्रोत जो हैं वो कैसे हैं, तो वहाँ पर भी वर्गों का निर्धारण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्टन और हंट जो हैं वो भी इसी बात पर जोर देते हैं कि धन, आय, व्यवसाय, शिक्षा और आपकी जो क्लास स्टेटस है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। भारत में जब वर्ग विभाजन का आधार देखते हैं तो हम रॉबर्ट बीरस्टीड की चर्चा यहाँ पर जरूर करते हैं, जिन्होंने 7 आधारों पर वर्गों के विभाजन की बात कही है, जिसमें पहले नंबर पर वह प्रॉपर्टी, वेल्थ और इनकम की बात करते हैं कि यह एक प्रमुख आधार है जो वर्गों को बनाता है। नंबर 2 फैमिली और किंगशिप, कि हमारी फैमिली की जो परिस्थिति है, स्टेटस है, या हमारे नाते रिश्तेदारों, बंधुत्व का जो स्टेटस है वो कैसा है। जैसे हम देखते हैं कि टाटा, बिड़ला जैसे लोग हैं, उनको स्वतः ही उच्च वर्ग में शामिल कर लिया जाता है और उनकी वैवाहिक स्थितियाँ, किंगशिप स्थितियाँ जो हैं वो वैसी ही आगे से आगे जुड़ती हैं। तीसरा नंबर जो है, थर्ड, हम देखते हैं लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, आपके रहने का एरिया, निवास स्थान की स्थिति कैसी है। नंबर 4 ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, की आप बार बार अपना स्थान तो नहीं परिवर्तित करते हैं, लंबे समय से एक ही स्थान पर रहते हैं, तो वह भी एक उच्च वर्ग की उसमें माना जाता है। और अगर आप बार बार इधर उधर अपना स्थान चेंज करते हैं, नवीन स्थान पर चले जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो इससे आपकी वर्ग स्थिति उच्च नहीं मानी जाती है। व्यवसाय की प्रकृति इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। नंबर 6 पे हम शिक्षा को देखते हैं, जो रॉबर्ट बीरस्टीड ने बताया कि शिक्षा जो है वो लगभग सभी समाजों में व्यक्ति के वर्ग स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक रहती है। और नंबर 7 में वो रखते हैं रिलीजन को, धर्म को, कि वर्ग स्थिति के निर्धारण में धार्मिक स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। जैसा हम प्राचीन काल से देखते आए हैं कि धार्मिक कर्म कांडों को कराने वाले जो पुरोहित थे, जो वैदिक साहित्य का ज्ञान हमें कराते थे, उनकी समाज में हमेशा से उच्च प्रतिष्ठा रही है। तो इस प्रकार से ये 7 आधार रॉबर्ट बीरस्टीड हमें समझाते हैं। अगर हम भारतीय समाज में वर्ग व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले नंबर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और दूसरे नंबर पर शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में हम 3 प्रकार के वर्ग जो हैं वो क्लियर कट स्पष्ट रूप से देखते हैं, जमींदार, किसान और श्रमिक वर्ग, ये हमें दिखाई देते हैं। और अब शहरी क्षेत्र की तरफ आते हैं तो मोटे तौर पर हम इन्हें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में बांट देते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एडिशन में हम देखते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था में टोटलिटी में 7 प्रकार के वर्गों की चर्चा जो है वो फिर की गई है, जिसमें पहला इंटेलेक्चुअल या बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा रूलिंग शासक वर्ग है, तीसरा ब्यूरोक्रेटिक है
जो नौकरशाही वर्ग जिसको हम कहते हैं, जिसका उल्लेख मैक्स वेबर ने बहुत विस्तार से किया है। चौथा कैपिटलिस्टिक या पूंजीपति वर्ग की हम बात करते हैं। पांचवा लेबर क्लास। नंबर 6 पे फार्मर्स या कृषक वर्ग। और 7 पे व्यापारी वर्ग जो है, बिजनेस क्लास की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि भारतीय समाज में ये 7 तरह के वर्ग जो हैं हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हम इनको यहाँ पर किसी सीमा में नहीं बांधते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि समकालीन भारत जो उभर रहा है उसमें नई वर्ग व्यवस्था जन्म ले रही है, जिसमें कि बहुत सारे नए जो व्यवसाय हैं वो भी जुड़ते चले जा रहे हैं, जिनको अगर हम क्लासीफाई नहीं करते तो इंटेलेक्चुअल वर्ग के अंदर हम डालते हैं। लोग अलग अलग तरह के कार्य करके अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च कर रहे हैं और विभिन्न वर्गों का निर्माण जो है वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पूरी की पूरी जो वर्ग व्यवस्था है उसको समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।